गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आप सभी ने अपना हाफ ईयरली सिलेबस चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 वर्ण। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आप फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 3 वर्ण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है? ये अंग हड्डी एवं मांस से बने हैं। ये हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बने हैं। इस तरह कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं। इसी प्रकार भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे आपको उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि जैसे हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ होता है और अंग हड्डी या फिर मांस से बने होते हैं। हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जिस प्रकार भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है, वाक्य शब्द से मिलकर बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आ, ई, क, म और ला। जब बच्चा छोटा होता है और बोलना प्रारंभ करता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालता है। आरंभ में इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, पर धीरे धीरे वह सार्थक ध्वनियाँ निकालने लगता है। फिर वह पूरा शब्द बोलने लगता है और इसके बाद छोटे छोटे वाक्य। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो पहले अपने मुंह से कुछ कुछ ध्वनियाँ निकालता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता जाता है तब वह उसकी ध्वनियाँ सार्थक होती जाती हैं। मतलब जैसे पहले वो रोता है तो जो आवाज़ आती है उससे कोई अर्थ नहीं है, फिर वो माँ, पा, दा ऐसे बोलना सीखता है, दादा, पापा, मम्मा। तो इन शब्दों के क्या हैं, अर्थ होते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, सार्थक ध्वनियाँ। फिर धीरे धीरे पहले वो एक एक शब्द बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, फिर वो वाक्य बोलने लगता है ना। और वो इस तरीके से सीख जाता है और जो ध्वनियाँ या शब्द वो बोलता है वो सार्थक होती है, मतलब उनका कुछ अर्थ निकलता है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण दो प्रकार के हैं। आप सभी जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। आ से लेके आहा तक ये क्या है, स्वर है, और का से लेके हा तक ये व्यंजन है। अंग और आहा ये दोनों अयोगवाह हैं। इनकी गिनती अब स्वरों में ही होती है। ड और ढा, डा और डा के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी अब व्यंजनों में होती है। का, ख, ग, घ, ग, चा, छा, जा, झा, इया से लेकर ये पूरे हा तक आपके क्या हैं, व्यंजन है। तो आप सभी को भी स्वरों की और व्यंजनों का उच्चारण करना है और इन्हें पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा ही नाम से ही स्पष्ट है, दो व्यंजनों का संयुक्त होना और एक होना, है ना। दो व्यंजन जब मिलकर एक अक्षर बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और सा मिलकर बनाते हैं छा, ता और रा मिलकर बनाते हैं त्रा। तो इससे बने शब्द होते हैं क्षमा और त्रिभुज। जा और इया मिलके बनाते हैं ज्ञा।
सा और रा मिलकर बनाते हैं श्रा और इनसे मिलकर शब्द बनते हैं ज्ञान और श्रम। आ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्रा होती है, आप सभी जानते हैं। इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, आप जानते हैं, तो बिना मात्रा का यहाँ देखिए शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसे हम पढ़ेंगे कम। बड़े आ की मात्रा इस तरीके से होती है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ की और ये बड़ा ऊ की, और इनसे मिलकर शब्द बने हैं काम, किस, कील, कुल, कूच। ये री ऋषि की मात्रा है, ए की, एन की, ओखली की और औरत की। ये किसकी मात्राएं हैं? ए ओ आओ की मात्राएं यहाँ पे हैं और इनसे शब्द बनते हैं कृपा, कीला, कैसा, कोई और कौन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या हम कह सकते हैं वर्णों के एक सुनिश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो ये व्यंजनों के नीचे लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं? इसे हलंत कहते हैं। इस हलंत का मतलब होता है कि यह व्यंजन अधूरा है, आधा है, और इसे पूर्ण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले आ की, और या फिर उसमें किसी भी स्वर की मात्रा की। जैसे का में छोटा आ मिला तो ये बना का में बड़ा आ मिला तो बना का में छोटी ई मिली तो बनी की, का में बड़ी ई मिली तो ये बना की। उसी तरीके से रा में ऊ मिला तो बना रुको, रा में बड़ा ऊ तो लूठना। फिर अनुस्वर, ये आप यहाँ पे ये बिंदी देख रहे हैं, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे कंस, अंग, लंगूर और कंघा। फिर अनुनासिक, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। जैसे आँख, मग, चांद, महंगा। फिर ये है विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। आपने इन्हें पढ़ा और देखा कि ये क्या है। इनको जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में हल्का सा हा का साउंड आता है। फिर ये है रा के विभिन्न रूप, जैसे प्रकार, ट्रक और धर्म। तो आप सभी ने अपना चैप्टर 3 वर्ण पढ़ लिया है। आप सभी भी इसकी रीडिंग करिए और समझिए। पार्ट 3 को वर्ण और इसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कल आप मुझसे गूगल मीट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी आप पढ़िए अपना चैप्टर 3 वर्ण। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।